अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार में तय हो गया है, नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए की सरकार भले ही नहीं बनने जा रही है, लेकिन उसमें चेहरे पुराने ही हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रिपीट हो रहे हैं। तो इस बार एनडीए की सरकार में क्या खास बात है, नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री बने, अब बिहार में आगे क्या होगा, तमाम विषयों पर आज हम खुली और विस्तृत चर्चा को आयोजित करते हैं। बहनों भाइयों, रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत गणराज्य के इतिहास में नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स के रूप में याद किए जाएंगे और याद किए जाते भी रहेंगे जिसने कीर्तिमान स्थापित किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, नीतीश कुमार भारत के इतिहास के एक पहले मुख्यमंत्री हैं जो 10वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के रिकॉर्ड की बराबरी क्या दूर दूर तक कोई आपको पूरे देश में अब तक नहीं मिलेगा। रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत के गणराज्य के इतिहास में जिसने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो। ज्योति बसु, चंद्रबाबू नायडू, जयललिता, कई ऐसे नाम हुए, 5 बार 6 बार उन लोगों ने शपथ ली होगी, लेकिन नीतीश कुमार भारत के इतिहास के एकमात्र नेता हैं। और अब जिस तरह की राजनीति हो रही है, 10 बार कोई मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात लगभग असंभव है। और नीतीश कुमार उस राज्य से आते हैं जो राज्य महाराजनीतिक है, जिसकी हर गली में 4 नेता हैं। उस गली से एक शख्स निकल कर आता है, भारत की राजनीति में धूमकेतु की तरह छा जाते हैं। नाम है नीतीश कुमार। उनके हिस्से एक और भी बड़ा कीर्तिमान है जिसको राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को नोट कर लेना चाहिए। नीतीश कुमार दुनिया के एकमात्र ऐसे 10वीं बार के मुख्यमंत्री हैं जिनको एक बार भी स्टैंड अलोन बहुमत नहीं था, खुद का बहुमत कभी नहीं था। बिना खुद के बहुमत के अगला आदमी 10 बार का मुख्यमंत्री। बहनों भाइयों, कुछ तो बात होगी। मैं तो एक लाइन आगे बढ़ के कहता हूं, बहुत बात होगी। भारत की कॉम्प्लेक्स जातिवादी राजनीति के बीच एक शख्स जिसको हर कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे लालू यादव जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे रामविलास पासवान जी रहे हो या उनके पुत्र चिराग पासवान जी रहे हो, हर कोई बिहार में एक ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने को आतुर दिखा। मौका पड़ा तो बनाया भी। वो इकलौते शख्स का नाम नीतीश कुमार है। मैं कोई उनका गौरव गान नहीं कर रहा हूं। बहनों भाइयों, राजनीति की कुछ सच्चाइयां और कुछ शख्सियत जो हमारी आपकी पीढ़ी के आंख के सामने हैं, उन्हें हमें खुली आंख से देखना भी चाहिए। नीतीश कुमार को बिहार इतना पसंद क्यों करता है और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक अपरिहार्य हिस्सा क्यों बन गए हैं। आप सहमत भी हो सकते हैं उनकी राजनीति से, असहमत भी हो सकते हैं, पर नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति को पिछले 25 साल में सोचना भी मुश्किल है। उनके तमाम राजनीतिक विरोधी भी मौका पड़ने पर उनके साथ खड़े होते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार को जब ये कहा जा रहा था कि ही इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 25 सीट आएगी तो ये हो जाएगा, मतलब उनके राजनीतिक करियर के अंतिम चुनाव का ऐलान और उनके राजनीतिक पारी खत्म होने की, उनके संन्यास की और पार्टी खत्म हो जाने की विवेचनाओं के बीच धरती फाड़ कर निकलने वाले शख्स हैं नीतीश कुमार। तो कोई बात तो होगी। तो मैंने कई बार डिबेट में भी ये कहा कि शायद वो भारत की राजनीति में एकमात्र व्यक्ति होंगे जो सही मायनों में भारत रत्न के हकदार हैं। मैं उनकी कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनकी राजनीति की काबिलियत का कायल जरूर हूं। बहनों भाइयों, अगला आदमी कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करता। अगले आदमी के पास कुछ है भी नहीं और ना वो कोई बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई में नीतीश कुमार ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है कि आज हर कोई उनकी शख्सियत को लेकर हतप्रभ है। वैसे जीते को ही सिकंदर हमारे यहाँ कहा जाता है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसको नए बन रहे नेताओं को, मौजूदा दौर के हुक्मरानों को और अपोजिशन में सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे नए पुराने सभी नेताओं को नीतीश कुमार से सीखना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में गलतियां भी बहुत की हैं, गलत भी बहुत किया है,
लेकिन उसके बावजूद बिहार के लोग उन्हें बेपनाह प्यार करते हैं। और जब ये कहा जा रहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बिहार के करोड़ों लोग उनको कंधे पे बिठाकर दौड़े और उनको मुख्यमंत्री एक अड़े मार्ग पहुंचा के ही माने। कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। भारतीय जनता पार्टी ने नेता और उपनेता का चयन किया है, सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। बोर्ड के सौदागरों ने कोई समीकरण बनाया, जनता ने इस बार लालू जी के जातीय विद्वेष जहर को नामो निशान मिटा दिया। प्रधानमंत्री, सभी एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम ऑल सेक्शंस, सब लोग मौजूद रहेंगे और ये एक ऐतिहासिक अविस्मरणीय शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये सब उनके झूठे और अपनी पराजय को अस्वीकार करने का नतीजा है। अभी उनको और फटकार लगनी बाकी। जिस तरीके से एक प्रचंड जनादेश बिहार की जनता ने एनडीए के तमाम प्रत्याशियों पर, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव पर और हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर और एनडीए के तमाम घटक दलों पर विश्वास रखते हुए जो प्रचंड बहुमत दिया है, अब यहाँ से हम लोग की जिम्मेदारी, जवाबदेही और ज्यादा बढ़ जाती है कि जनता के उस विश्वास पर खरा उतरें। तो सरकार फिर से एनडीए की इस बार बनने जा रही है, तो बिहार की भलाई के लिए काम करेंगे। बिहार की जनता जो दंश झेल रहा है पलायन का, बेरोजगारी का, गरीबी का, उस बिहार तरक्की करे, यही शुभकामना है। बाकी हम जो एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका होती है उसका निर्वहन किया जाएगा। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं और उनके मित्र कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय उपाध्याय भी मेरे साथ मौजूद हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अजय सिंह मेरे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। डॉक्टर लोलारख उपाध्याय महामंत्री हैं राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी के। संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ सम्मिलित हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। संजय सिंह वो पत्रकार हैं कि जब वो कह रहे थे कि एनडीए की बहुमत की सरकार और लहर चल रही है, उस वक्त बहुत लोग इन्हें गालियां देते थे, कई लोग इनको बहुत टिप्पणियां करते थे कि ये बीजेपी पोषित हैं या नीतीश कुमार पोषित हैं, लेकिन उनकी बात सही निकली। आज मैंने उनको विशेष रूप से कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और कार्यक्रम की शुरुआत भी मैं उन्हीं से करूंगा। संजय जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो आप जो कह रहे थे वो बात तो बिल्कुल सटीक निकली। तो बताइए, नीतीश कुमार इतने ज़रूरी और इतने प्रिय कैसे हैं बिहार के लिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको फिर मौका दिया आने के लिए। नीतीश कुमार जी को हम लोग जब से जान रहे हैं, वो 90 में जब वो लालू यादव से अलग हुए थे। और नीतीश कुमार का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दें कि वो 74 के आंदोलन में, जो जेपी आंदोलन के नाम से जो फेमस है, पूरे बिहार के स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स उस समय के जो आंदोलन किए थे कांग्रेस के खिलाफ, उसमें बहुत। संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके, शायद उनसे मेरी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। मैं वापस लालू यादव से एज में, हाँ प्लीज, 97 में जब चुनाव हुआ जनता पार्टी के रिजिम में, तो इनके सारे मित्र के आंदोलन के साथी लोग चुनाव जीते, लेकिन नीतीश जी 77 में चुनाव हार गए। पहला चुनाव लाइफ का हार गए अपने गृह क्षेत्र से। फिर 1980 में दोबारा चुनाव हुआ, वो चुनाव भी वो हार गए। अब देखिए, बाकी उनके सारे मित्र, लालू यादव 77 में लोकसभा चले गए छपरा से, लेकिन नीतीश कुमार 2 बार विधानसभा चुनाव हार गए हरनौत से, अपने गृह क्षेत्र से। 85 में पहली बार वो विधानसभा में जीत करके आते हैं और अब वहां से उनका ग्राफ शुरू होता है। लोग उनको पहली बार विधानसभा में देखा और उन्हें अपना परफॉर्मेंस दिया। 89 में वो फिर लोकसभा के टिकट उनको मिलता है और वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में मंत्री बन जाते हैं। लोकसभा जीत के जाते हैं बाढ़ से और मंत्री बनते हैं केंद्र सरकार में, यूनियन स्टेट मिनिस्टर। और वहां से उनका ग्राफ शुरू होता है। देखिए, 1990 में उन्होंने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाया। उस समय आपको याद होगा
रामसुंदर दास जी मुख्यमंत्री के दावेदार थे और बीपी सिंह उनको चाह रहे थे। प्रधानमंत्री स्वयं चाहते थे कि रामसुंदर दास जी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों ने लालू यादव को खड़ा कर दिया उनके जगह पर और चुनाव हुआ आपस में। चंद्रशेखर जी को लोग मिलाए, उन्होंने अपना पार्टी का कैंडिडेट रघुनाथ झा को दिया, जिन्होंने कुछ वोट काट लिया, 7-8 वोट, और 3 वोट से मात्र रामसुंदर दास से ज्यादा होकर लालू यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनवा दिए। और उनके सबसे मतलब सलाहकार, अच्छे सलाहकार थे। 2-3-4 साल के अंदर नीतीश कुमार को लगने लगा कि आदमी को बनाया गया मुख्यमंत्री काम करने के लिए, लेकिन इनके बातों को अनसुना कर देते थे। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछा था एक बार कि क्या बात हुई कि लालू यादव से आपको मतलब हो गया, तो बोले कि कोई बात हम सीरियसली करने के लिए आते थे दिल्ली से, तो कान में उस समय पेंसिल लेके ऐसे खोदने, हम बोल रहे हैं और कान में ऐसे पेंसिल खुजलाने लगते थे, उसके बाद कुछ दूसरा बात करने लगते थे। हमको लगा कि आदमी काम नहीं करेगा। एनीवे 94 में कुछ एमपी लोग के साथ उन्होंने पार्टी से अलग हुए और समता पार्टी बनाए और 95 में पहला चुनाव लड़े हो एज समता पार्टी लीडर, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस उनके साथ थे। और संजय भाई, मैं समझ गया उनकी राजनीतिक यात्रा। मेरी ये दिलचस्पी जानने में, ऐसा क्या है कि बिहार के लोगों के मन में नीतीश कुमार के लिए इतना जन समर्थन और प्रेम है? जी, वहीं मैं थोड़ा बैकग्राउंड में दे रहा था। जन समर्थन प्रेम यह है कि 90 से लेकर के 2005 तक, माने 15 साल लालू यादव और उनकी पत्नी माने राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही बिहार में। उस समय जो बिहार का हालत इतना बद से बदतर हो गया, माने बहुत ही बुरा हालत हो गया, और सब नीतीश कुमार उससे लोगों को उबारे। 2005 में जब वो आए मेजोरिटी के साथ बीजेपी के समर्थन से, तो उन्होंने सुशासन, उनका नाम सुशासन बाबू पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा, स्पीडी ट्रायल कराया। जो यहाँ पर कल्चर था कि सब लोग बिना बंदूक राइफल का कोई चलता नहीं था, गाड़ी से चल रहे थे, पीछे से बैरल निकला हुआ है राइफल का या बंदूक का, सबको आर्म्स एक्ट में जेल भेजवा के कन्विक्शन करा करके इतना बढ़िया बिहार का मतलब मैंने फेस चेंज हो गया लॉ एंड ऑर्डर के मामले में 5 साल में। उसके बाद 2010 में लोगों ने इनको मैसिव मैंडेट दिया। 2010 में भी इसी तरह का मैंडेट जो अभी मैंडेट आया है, इससे ज्यादा अच्छा था, मैं तो कहता हूं। जी, 2-4 सीट ज्यादा था अभी से। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर इनके नरेंद्र मोदी के साथ कुछ राजनीति में अपना होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत बड़े प्रशंसक थे वो, और बोलते थे कि वाजपेयी जी तो स्टेट्समैन है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ आपस में, तो पार्टी छोड़ करके अच्छा, बहुत से लोग आज ये कह रहे हैं, खास तौर पर नीतीश कुमार के विरोधी, कि ये 10-10 हजार रुपया जो बांटा है ना, इसी के कारण पलट के आए हैं, वरना कोई कारण नहीं था। मेरा मानना है कि उसके कारण इनका 10, माने मान लीजिए कि जहां 90 वोट मिल रहा था वो 100 हो गया। हम इतना ही कह सकते हैं कि इजाफा हुआ है उससे। लेकिन क्या भी आम बिहारी उनको एक ईमानदार नेता मानता है, सादगी वाला नेता मानता है? जी, जिसका कोई परिवार से कोई मतलब नरेंद्र मोदी टाइप से कोई फैमिली नहीं है, किसी फैमिली वाले को कोई पहचानता नहीं है। उनके अपने फैमिली की, उनका अपना साला लोग पटना में रहता है, उनका अपनी सिस्टर्स भगिना लोग कोई पहचानता नहीं है। और ना उन लोग की औकात है कि किसी को जाके बोल दे कि हम नीतीश कुमार के वो हैं, हमारा कोई काम हो जाए। उन लोग को भी परमिशन नीतीश कुमार ने नहीं दिया कभी। जी संजय भाई, प्लीज हमारे साथ सर कंटिन्यू रखिएगा। हम सेकंड टर्म में आपसे बाकी और भी उनके बारे में बात करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, ऐसा क्या खास बात है कि आपकी सीटें भी ज़्यादा हैं, आपकी पार्टी भी ज़्यादा ताकत में है, आपने नीतीश कुमार की बहुत मदद की, पर ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार को कम सीट के बावजूद आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है इस बारे में बहुत सारे लोगों ने भड़काने का बहुत प्रयास भी पहले किया था कि भाजपा की बार आएगी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भाजपा धोखा देने का काम करेगी। लेकिन कैसे विश्वसनीय गठबंधन चलाना है सीखा अगर किसी से आ सकता है तो भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश में मायावती जी को कम सीटों के बाद भी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं। शिवसेना को हमने ऐसे ही स्पेस दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको आपने इतना प्रेम बांटा, हमारे शिंदे जी ने क्या गलती की थी? नहीं,
गलती कोई नहीं की थी। शिंदे जी को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था ना, शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। आगे आने वाले समय में बातचीत पार्टी दोनों गठबंधन साथियों में गठबंधन में बातचीत हुई और गठबंधन के साथ तय करके किया। शिंदे जी कोई नाराज नहीं हुए हैं इस बात से, शिंदे जी कोई इस बात से कोई आहत नहीं हुए हैं, बातचीत करके किया है, आपस में परामर्श करके करते हैं, कोई धोखा दे करके नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे ट्रस्टेबल साथी है, विश्वसनीय साथी है, वरना कैसे कैसे शब्द एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं आज गठबंधन के में रहते हुए। अब देखिए ना कि कैसे आप इंडिया अलायंस में के हिस्सा हैं, और जब मध्य प्रदेश में सीटें मांगने के लिए अखिलेश यादव जी चले गए थे तो क्या क्या सब अखिलेश कह दिया कमलनाथ ने, और उसके बाद अखिलेश यादव जी ने मंच से कहा बहुत चालू पार्टी है, इसके चिरकुट नेता है। ये सारे शब्द गठबंधन में रहते हुए करते हैं एक दूसरे के लिए, और शीर्ष नेतृत्व की ओर से किए जाते हैं, कोई पार्टी के चुड़भैये नेता नहीं करते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं, इनमें कोई वैचारिक साम्यता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारी ज्यादातर मामलों में वैचारिक साम्यता है, और इस वजह से हमारे गठबंधन ज्यादा टिकाऊ। राकेश जी, क्या पुरानी टीम को आप रिपीट कर रहे हैं? पारदर्शिता होती है। क्या पुरानी टीम को रिपीट कर रहे हैं? महिलाओं ने तो आपको छप्पर फाड़ लिंटर तोड़ ओट दिया है, उसके बावजूद आप क्या कंसीडर करने को तैयार हैं कि कम से कम एक महिला उप मुख्यमंत्री बनाई जाए? देखिए, हम तो इन बार बार जब बिहार के परिणाम का जिक्र होगा, हम हाथ जोड़ करके श्रद्धा के साथ बिहार की जनता के सामने अपना शीश झुकाएंगे कि बिहार की जनता ने बिहार में वो सारे षड्यंत्रों को नाकामयाब किया। बिहार में तमाम प्रकार के वो सारे षड्यंत्र किए जा रहे थे कि कैसे जंगल राज की वापसी आ जाए, लेकिन महिलाओं ने उस दृश्य को याद किया, उस दौर को याद किया जब जातीय संघर्ष हुआ करते थे, जब असुरक्षा की भावना हुआ करती थी, माफियाओं का साम्राज्य हुआ करता था, और उसकी झलक देखी थी बीच के कालखंड में कुछ समय में जब तेजस्वी यादव को स्पेस मिला था, तो कैसे वो सारी गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई पड़ी थी। तो बिहार की जनता ने, विशेष करके महिलाओं ने, तो आप रिप्रेजेंटेशन देंगे कैबिनेट में, सरकार में महिलाओं के लिए भी? देखिए, कैबिनेट में कौन होगा कौन नहीं होगा ये पार्टी का स्थानीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री ये बैठकर भाई को महिलाएं नहीं याद आ रही, मंत्री बनेगा, किस क्षेत्र से कितने लोग थैंक यू बनेंगे, सर, उसमें महिला और पुरुष कितने होंगे, ये स्थानीय नेतृत्व तय करने का काम करता है मुख्यमंत्री के परामर्श से। डॉक्टर लोलारख उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय जनता दल के महामंत्री हैं। बहुत शुक्रिया आपका उपाध्याय जी। तो बताइए कि इस हार का कारण क्या है, और ऐसा क्या खास बात है नीतीश कुमार में जो लालू यादव और उनके बेटे में नहीं है? उपाध्याय जी, आप बोलिए। क्या पूछे हैं? मैंने ये पूछा कि ऐसा क्या खास है नीतीश कुमार में जो लालू यादव और तेजस्वी में नहीं है, बल्कि किसी में नहीं है बिहार में। दुर्भाग्य है प्रदेश बिहार का कि इतनी ज़्यादा मत पाने के बावजूद भी व्यक्ति को कहां से कहां ला करके लोगों ने रखा। अब उस पर ज़्यादा चर्चा न करके मैं माननीय नीतीश कुमार पर चर्चा करना चाह रहा हूं। मैं भी चाहता हूं। नीतीश कुमार जी, ये जो कहा जा रहा है कि 10वीं बार, हम तो जानते हैं कि 5 साल में इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर यदि हुआ तो 5 साल में एक ही बार हुआ, 9 बार कैसे हुआ? हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री 10वीं बार नहीं बल्कि चौथी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। वैसे तो आपके साथ ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और पहली चीज, दूसरी चीज, क्या नीतीश कुमार जी उस समय याद है, शायद आपको भी याद होगा कि पूरे बिहार के प्रदेश की जनता का हस्ताक्षर युक्त पत्र माननीय नीतीश कुमार जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक प्रधानमंत्री जी को सौंपा था, और बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की बात कही गई थी। वो क्या समाप्त हो गई या आगे होगी या नहीं होगी, इस पर क्या चर्चा कोई बताएगा? मैंने एक बेसिक सवाल किया था। बेसिक सवाल ये था कि नीतीश कुमार में कुछ तो खास ऐसा है। आपको जब मौका मिला, आपकी पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। अगर आप अपॉर्चुनिस्ट होने का आरोप, अवसरवाद का आरोप दूसरों पे लगाते हैं तो एक बार खुद को भी देखना चाहिए। ऐसे देखने का खूब अच्छा अवसर मिला। क्यों बनाया था? लेकिन मेरे कहने का मतलब, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दूंगा,
और क्षेत्रीय पार्टियों को ये लेके चल रहे हैं। रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार को वहाँ की जनता मुख्यमंत्री का नेता कहाँ मान रही है? विधान परिषद से जीते हैं, विधानसभा से हैं नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वोट इनको जितना मिलना चाहिए वो मिला नहीं। कहाँ से नहीं मिला, कैसे? जबरी प्रधान मुख्यमंत्री बन जो है समर्थन से हो गए। हम कैसे मान लें कि ये जो है मुख्यमंत्री बने हैं? मुख्यमंत्री माननीय, देखिए भैया उपाध्याय जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए मान्यवर। मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ कि हमारे प्रदेश बिहार के, हमारे नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हैं माननीय नीतीश कुमार जी, ये जनता के आदर की, जनता की भावनाओं को तोड़ करके बने हैं। जैसे हमारे 5 लोगों ने इनको जिताया है। पहला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह गृह मंत्री, और चुनाव आयोग को तीनों मेंबर। तो एक बात बताओ, तो आपके हिसाब से क्या 25 सीट वाले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? जब आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, बातें इसलिए कर रहे हैं कि जब इन्होंने चुनाव को ही दूसरे ढंग से ले आकर के खड़ा कर दिया, तो फिर कैसे तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री? अब तो समय आपको बताएगा। पहले से पता था कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल समय बताएगा कि हाँ ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो समय बताएगा। देखो, हारे आदमी पर सब कोई सवाल उठाता है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान तेजस्वी यादव सबसे अव्यवस्थित नेता के तौर पर थे। अव्यवस्थित, तो ऐसे में तो आदमी हारता ही है। नहीं, तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। आप उठा करके देख लीजिए। उसके बावजूद भी 95, 97, 100 कुछ तेजस्वी और 95, 97, 85 ये करके जो है चुनाव जीता गया है। ये देश का दुर्भाग्य ही है। ठीक, सबके ओपिनियन लेके फिर अजय सिंह के पास आएंगे। अजय उपाध्याय के पास चलते हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अजय जी, बहुत शुक्रिया। इस हार से आपकी पार्टी ने क्या सीख लिया? क्या आप अभी भी अपने मूल मुद्दों पर कायम हैं, या बिहार की इस अपमानजनक पराजय के बाद आपने कुछ सीखा अपनी नीतियों में, अपने सिद्धांतों में, अपने कार्यक्रमों में और अपने तौर तरीकों में कोई परिवर्तन की सोच रहे हैं? बिहार की जनता, सर मैं ये बात अजय उपाध्याय जी से पूछ रहा हूं। जी, पहले तो आपके इस मंच के माध्यम से अप्रत्याशित जीत के लिए जनता दल यूनाइटेड भाजपा के लोगों को बधाई। नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री होंगे, उनको भी विशेष तौर पे बधाई। हम सब अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से जनता ने मजबूती के साथ उनका समर्थन किया है, वो भी मजबूत सरकार चलाने की हम लोगों की अपेक्षाएं हैं। मजबूर नहीं होंगे किसी भी स्थिति में, स्वस्थ रहें और सरकार भी पूर्णतः स्वस्थ हो, अधिकारियों का प्रभाव कम हो, गुजरातियों का भी प्रभाव कम हो, ये हम सबकी अपेक्षाएं हैं, बिहार के लोगों की अपेक्षाएं हैं। अब नहीं पलटेंगे, अदरवाइज कुर्सी दिल्ली की भी पलट सकती है। तो मुझे ये भी भरोसा है कि वादों से भी नहीं पलटेंगे और अपने व्यवहार से भी, सत्ता परिवर्तन के लिए जो जाने जाते हैं उससे भी वो नहीं पलटेंगे। वादा उन्होंने किया था 1 करोड़ नौकरी देने का सरकारी, पूरा भरोसा है। बिहार के नौजवान रोजी रोजगार चाह रहे हैं, उन पे लाठी डंडों की बरसात नहीं होगी। अस्थायी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करने की बात उन्होंने की है। संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को कहा है उन्होंने। 2 लाख आजीविका दीदी को जो है भुगतान करने की बात उन्होंने कही है। मुझे पूरा भरोसा है कि इन सब वादों पर वो खड़ा उतरने का काम करेंगे। जनता ने जो भरोसा उन पर दिखाया है उस पर वो जरूर खड़ा होंगे। एक बात आपने बीच में प्रश्न किया मुख्यमंत्री के दरमियान, मुख्यमंत्री वो हैं, उप मुख्यमंत्री के लिए आपने एक अच्छा प्रस्ताव रखा है कि महिला को भी उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। महिलाओं का अपार जन समर्थन उनको मिला है, जिस तरह की चीजें जो आ रही हैं पब्लिक। अच्छा अजय भाई, आपने पूरी कहानी तो सुना दी, लेकिन मैंने सवाल ईरान पे किया था, आप जवाब इंडोनेशिया पे दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाए तो अच्छा रहेगा। मैंने ईरान पर सवाल किया, आप इंडोनेशिया पे जवाब दे रहे हैं। मैंने आपने क्या सीखा उसके बारे में पूछा, और भाई ने कितनी लंबी कांग्रेस की बात आपने की है। अगला प्रश्न का उत्तर मैं वही देने वाला था, बीच में आपका वो आ गया, मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं जो आपने प्रश्न किया है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस चुनाव के दरमियान भाजपा यंत्र तंत्र षड्यंत्र का सहारा ली, चुनाव के बीच में 10,000 रुपये सरकारी कोष का दुरुपयोग किया गया। चुनाव की शुरुआत में SIR चुनाव आयोग का कहीं न कहीं धांधली का आधार बनाया गया,
और चुनाव के अंत में यंत्र तंत्र षड्यंत्र अपनाया गया। हम SIR के मुद्दों को बखूबी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जिन क्षेत्रों में 25,000 से ज़्यादा की लीड हुई है, तकरीबन 25 से 28,000 वोट वहाँ पे हमारे लोगों के किसी न किसी रूप में काट दिए गए। कुछ वैसे लोगों को जोड़ दिए गए जिनसे उनको लाभ हुआ है, वो अपनी जगह पे है, उस पर एक विशद विवेचना कर रहे हैं। और हम सीख लेंगे इस चुनाव से, बिहार के चुनाव से। अन्य राज्यों में ऐसी कोई चोरी होती है उस पर जरूर हम जो है पहले से सजग रहें। हम अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक और जागृत करेंगे, जागरूक करेंगे, सक्षम और मजबूत करेंगे, ताकि उपाध्याय जी आप हम लोग को बताएं कि बिहार की शर्मनाक हार के लिए कांग्रेस पार्टी किसको जिम्मेवार मानती है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए मैं एक ही शब्द सिर्फ बोलूंगा, ये जनादेश के साथ साथ ज्ञानादेश है। ज्ञानेश कुमार का भी आदेश है। और ये यदि जो हार हुई है उसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है इस देश में तो चुनाव आयोग जिम्मेवार है। जिस तरह वो काम किया है, षड्यंत्र का सहभागी बना है भाजपा के, और कहीं ना कहीं वो प्रयास क्या किया आप है इस जनादेश का सम्मान नहीं करते हैं पर ला करके और इस जनादेश पक्ष को अस्वीकार करते हैं? मजबूत करे, वही काम। क्या आप इस जनादेश के खिलाफ हैं और इसे अस्वीकार करते हैं? देखिए, जनादेश को तो लोकतंत्र में हम अस्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उसमें हम पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन षड्यंत्र को जरूर अस्वीकार करेंगे और उसका भंडाफोड़ भी करेंगे। उसकी तैयारी भी चल रही है। जिस तरह हरियाणा, महाराष्ट्र कम से कम आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, 2-4 बड़े नेता चीजों को रखा है। बिहार में भी कुछ कम से कम इस्तीफा तो ऑफर कर सकते थे। प्रमाण भी मिलेगा और सड़कों पर लोग भी गांधीवादी तरीके से इस आवाज को बुलंद करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी में कुछ बड़े नेताओं को, खासतौर पर प्रदेश यूनिट को, इस्तीफे के विकल्प पर विचार तो करना चाहिए, पेशकश तो करनी ही चाहिए थी। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में किया था कांग्रेस कमेटी ने इस्तीफे की पेशकश हारने के बाद 22 में। आपके यहाँ तो बिहार में अब तक इस्तीफे की पेशकश नहीं हुई। ये बात आपने अच्छी रखी है, सच बात है। अभी इस पर एक विश्लेषण, एक आपसी बातचीत भी आज एक काम करो, आप प्रदेश यूनिट का आज इस्तीफा कराओ। किसकी क्या कमी थी, किसकी क्या खामी थी, किसकी कितनी भूमिका थी प्लस में और माइनस में, तो उन सब पर इस पर विशद विवेचना के बाद जरूर हम आत्मावलोचन भी कर रहे हैं। अभी विचार विमर्श भी अभी 3 दिन पहले हमारे लीडर्स ने जैसे रिजल्ट आया उसके बाद बिहार के, और आप इस बात से सहमत हैं कि कम से कम प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा तो पेशकश तो कर ही देनी चाहिए, एक चुनाव आयोग भी। और आप ये मानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा पेशकश कर देंगे? इस्तीफा औपचारिकता करना अलग चीज है। हो सकता है हम वहां पे यूनिट ही बदले, हम ग्रासरूट लेवल पर जा करके अपने संगठन को और इसका क्रेडिट इस डिबेट को जाना चाहिए कि यहाँ अच्छे लोगों को और जोड़ने का। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं अजय सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, जनता दल यूनाइटेड यानी कि दूल्हे की पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय जी। तो आज तो बहुत खुश होंगे अब 10वीं बार। हालांकि जब आप ये बहुत शोर मचा के डिबेट में दावा करते थे तो आपकी बात को सब खारिज कर देते थे, लेकिन फाइनली नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपकी पार्टी के सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, खजाना खाली है और प्रॉमिसेस का पहाड़ खड़ा है और विपक्ष कोई घर बैठा नहीं है, वो आपके शिकार की तलाश में है। मिश्रा जी, आप एक निष्पक्ष चैनल के वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस चैनल के माध्यम से पूरे देश और बिहार प्रदेश की जनता को आप बहुत पहले बता चुके हैं कि बिहार की जनता जिसको माननीय नीतीश कुमार ने चहुमुखी विकास किया और बिहार के उस जंगल राज्य के दलदल से निकाल करके लालटेन युग को समाप्त कर बिहार के घरों में बिजली पहुंचाया, नल जल पहुंचाया, बहु बेटियों को चूल्हे चौके से निकाल कर स्कूल पहुंचाया, आत्मनिर्भर किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया, किसानों को, महिलाओं को, हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया। मिश्रा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश वासियों को यह बताना चाहूंगा कि आज बिहार का विकास दर देश में नंबर 1 स्थान पे है और वाकई में बिहार प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने जो माननीय नीतीश कुमार को हमने कहा था कि डबल इंजन की सरकार को डबल ताकत के साथ, अच्छा आज उछल रहे हैं आप कुर्सी पे नहीं, तो डबल बोलते उछल रहे इंजन की बम्पिंग कुर्सी सर डबल ताकत के साथ जिताएगी, हमने आपके चैनल पे कहा था। वाकई ने बिहार, अच्छा आपके विरोधी तो कह रहे थे खत्म अब तो संन्यास, डबल इंजन के साथ जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, डबल इंजन की सरकार को डबल ताकत के साथ
जो आशीर्वाद दिया है, ये माननीय नीतीश कुमार को एक रिटर्न गिफ्ट दिया है। अच्छा। जो 25 से 30 फिर से नीतीश बनाया है। अब तो नारा लगा रही है कि बिहार ने मचाया शोर, जदयू चली दिल्ली की ओर, यूपी की ओर, चूंकि यूपी की ओर, चूंकि आपका कौन नाम, अब बस करो, ये ज्यादा हो गया। अब मिश्रा जी थोड़ा ज्यादा हो गया। सुन लीजिए, अरे छोड़िए, जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हो। अखिलेश जी जो बबुआ वहां पहुंचे थे, अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया। थोड़ी सी बात मैं आऊंगा उपाध्याय जी, पहला राउंड है, आप रुक जाओ, मैं दूंगा समय। चूंकि बिहार में सबको अपनी अपनी बारी, बिहार में माई समीकरण बदल गया। जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी माई को मुस्लिम और यादव कहते थे, वो माई अब उत्तर प्रदेश में भी, चूंकि बिहार ने बदल दिया, वो महिला और जुआ हो आप गया। बीजेपी से पूछ लेना यूपी आने से पहले। जी, महिला और जुआ हो गया, बैठने को जगह देंगे। उत्तर प्रदेश में माई समीकरण को हम बदलने जा रहे हैं। महिला और जुआ की ताकत से हम उत्तर प्रदेश में भी एनडीए की डबल ताकत देने कम से कम ये तो है कि अब कोई बीजेपी वाला आपको परेशान तो पटना में नहीं करेगा। आपके पास दिल्ली में भी उनका हाथ पकड़ ही रखा है आपने, अगर यहाँ मरोड़ा तो आप भी वहाँ मरोड़ सकते हो। अब इतनी व्यवस्था तो आपने कर ही ली है। देखिए, डबल इंजन की सरकार है और डबल, अब बाकी उपाध्याय जी का भतीजा रेडी है हर वक्त आपके साथ। और देश की मान्यवर मिश्रा जी, मैं माननीय जो है बीच भाई में से पूछना सुन चाहूंगा, लीजिए। डबल इंजन है कैसे? एक सेकंड पर रुक जाओ उपाध्याय जी, वैसे बीच में बोला नहीं जाता, पहला राउंड है, आप प्लीज। हाँ मिश्रा जी, आप मैं 30 सेकंड ये और कहना चाहूंगा, जी। जो राजद के प्रवक्ता कह रहे थे ये नहीं मानेंगे, ये तो ये भी नहीं मानेंगे कि लालू यादव सजा अब तक कैदी हैं। कौन कह रहा है? लालू यादव कौन कह रहा है? सुप्रीम सर्वोच्च, देश का सर्वोच्च न्यायालय, मैं दूंगा समय वायदा लड़ने से मना कर दिया। ये तो ये भी नहीं मानेंगे, ये तो ये भी नहीं मानेंगे तेजस्वी नवी फेल है, ये तो ये भी नहीं मानेंगे। ये भी मानने को तैयार है। लालू जी को बिहार प्रदेश की चिंता नहीं है। मैं ये बिहार प्रदेश की चिंता न होकर लालू जी को लाला और लाली मिला के केवल ट्रेन की चिंता है। तो पहले बताएं कि जिस पार्टी के साथ जो लालू जी है की सरकार में, वो कितना पास है, पहले उसको बताओ। पास होना कोई मिश्रा जी, थैंक यू सर। लालू जी की लाला और लाली मिला के जो ट्रेन है, लालू जी को केवल उसी लाल ट्रेन की चिंता है। ओके, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी हम इधर नहीं जाएंगे, अभी आपके साथ मिलकर पूरे बिहार प्रदेश के वासियों को और पूरे देशवासियों के साथ हम लोग खुशी मनाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड मतों के साथ और रिकॉर्ड बहुमत के साथ हम लोग, मैंने राकेश त्रिपाठी से कहा, मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा, आज मैंने दोपहर में उनसे कहा, सुनिए तो क्या कहा मैंने कहा राजनीति शास्त्र के हर विद्यार्थी को, नए उभरते नेता को और हुकूमत में बैठे लोगों को, खासतौर पर नीतीश कुमार का अध्ययन करना चाहिए। और राकेश जी ने मुझसे वायदा किया है कि वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, और उन्होंने एक वायदा और मुझसे किया, वो मुझे अवगत भी कराएंगे हाइलाइट्स बिंदुओं के साथ। त्रिपाठी जी, मैं वजह उपाध्याय जी को भी यही मशवरा दूंगा, पर वो भाई नहीं मान रहे हैं। त्रिपाठी जी किसी दिन और बनाऊंगा उनको किसी दिन। और एडवोकेट ओके, वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए भाई, बिहार में तो फिर से नीतीश कुमार, ऐसा क्या खास बात है नीतीश कुमार में कि हर कोई उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, चाहे आम आदमी हो, खास आदमी हो, दल हो, गठबंधन हो, कुछ तो बात है उनमें। देखिए, नीतीश कुमार जो है वो कल 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और इस बार बहुमत से भी ज़्यादा उनके पास सीटें हैं गठबंधन में। तो ये उम्मीद की जाए कि वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे इस बार भी, और पाला बदल नहीं करेंगे कोई। पहले जितनी बार रहे सब बार कुछ न कुछ पाला बदल हुआ, जिसकी वजह से लोग उन पर आरोप लगाने लगे कि वो पलटू राम है। लेकिन अब बीजेपी के साथ मिलने के बाद शायद इन आरोपों को वो धो सके, इस बार वो एक नया इतिहास रचे। देखिए, जो इतिहास रचते हैं उनके पास भी 2 ही हाथ पैर होते हैं, कोई अलग से बन के नहीं आते हैं, और वो एक अलग तरह के विजेता होते हैं जो इतिहास में अपना नाम अमर करके जाते हैं। नीतीश कुमार को उसी तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इतनी सीट आ गई, उतना उन लोगों को, उनको भी भरोसा नहीं था इतना बड़ा बहुमत आ जाएगा। तो वो खुद भी हैरान है कि अब की बार 200 कैसे पार हो गया। ये बिहार के लिए भी, लोगों के लिए भी बड़ा आश्चर्य का विषय है। लेकिन बीजेपी हर बार कुछ नए प्रयोग करती है और उसके प्रयोग सफल होते हैं।
नीतीश कुमार भी अब तक की अपने कार्यकाल में अपनी पार्टी में इतनी सीट भी वो कभी नहीं ला पाए थे, तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन बिहार में वोट चोरी का मुद्दा नहीं चला और सबसे बड़ी राहत किसान चुनाव आयोग को मिली होगी, क्योंकि उसके ऊपर यह आरोप लगता था कि वो वोट चोरी कराता है। ताना सुन सुन के वो काफी पक गया था। प्रशांत किशोर ने विजय जी ऐलान किया था कि उनकी पार्टी या तो अर्श पे होगी या फर्श पे होगी, तो अब फर्श पे तो हर आदमी देख रहा है, वो फर्श पे ही आ गए हैं, जीरो पे आ गए। और फर्श पे ही नहीं है बल्कि चारों खाने चित है। हाँ, वो फर्श पे लेट गए एक तरह से। पार्टी तो आई वो खुद भी लेट गए। मुझे लगता है जितने लोग उनका व्यूज देखे हैं ना, वीडियोस देखते थे सोशल मीडिया पे, अगर उसके आधे भी वोट दे देते तो उनको बहुमत मिल जाता। तो ये बात तो देखिए सही है कि जो मोदी ने, बीजेपी ने नारा दिया कि अगर लालू राज का अपहरण राज, गुंडा राज, जंगल राज याद है तो इससे आप लोग बचिए, और जंगल राज के उस ऐलान को, उस आह्वान को, अपील को लोगों ने माना। अच्छा, इस देश में लोगों को रुपया सबसे ज्यादा प्रिय है और चुनाव के समय यह भरपूर मिलता है। बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी तो कर दी, लेकिन शराब की स्मगलिंग बहुत ज्यादा होने लगी है। ये उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि दारू पीने वाले वो मानते नहीं है, चाहे दुगना दाम पर खरीदे पड़े। तो जो पैसा दिया गया है ओके दारू न पी जाए लोग, थोड़ा स्मगलिंग रोकने की भी जरूरत है ना। तो वैसे एक नारा दिया था कि क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। क्या? क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। अच्छा, तो हाँ, तो लोगों ने उस नारे को काफी माना और सम्मान दिया। हालांकि पहले यह कहा गया था कि नीतीश कुमार सबके हैं, लेकिन अब नीतीश खाली बीजेपी के हैं और किसी के नहीं हैं। अब वो 5 साल बीजेपी के ही रहेंगे, उन्होंने कहा है कई बार। तो ये सब चीजें हैं जो बीजेपी का साथ पाकर वो एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। उनके लिए जब स्वास्थ्य के ऊपर तमाम सवाल खड़े करे जाते थे, तो आज वो पूरी ऊर्जा के साथ खड़े हैं। ये जरूर है कि वो हाफी डेविड वाला जो मामला आया था, जिसमें कहा गया कि डिग्री खराब है, वो फिर डिप्टी सीएम बन रहे हैं। अच्छा, ये बताइए वीरेंद्र जी, ये कांग्रेस पार्टी का दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कांग्रेस, इनका दुख कटने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस को लगता है कोई अभिशाप लग गया कि जब तक मोदी रहेंगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। कोई शराब लग गया है। लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार जब शपथ ले रहे हैं तो उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, क्योंकि घोषणा पत्र में वादे थे, उनको पूरा करना होगा। उद्योग, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पलायन बहुत ज़्यादा है बिहार के लोगों का, उस पर भी ये चीज़ें। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार परिवारवाद, उनके ऊपर कभी आरोप नहीं लगा, ये उनकी जीत का एक बहुत बड़ा कारण बना। करीब 14 करोड़ के लगभग बिहार में आबादी है, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार के लड़के का नाम नहीं बता पाएगी। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। ये कह सकते हैं कि ये परिवार के लोगों का मिनिमम हस्तक्षेप है जी। लेकिन लालू के तो 14 बच्चा करीब है, मान लो 14 नहीं है, 9 तो ये हैं, और उनके सबका नाम पूरी बिहार की 14 करोड़ जनता बता देगी। तो ये परिवारवाद की सच्चाई और अंतर है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इतिहास लोग कैसे बनाते हैं, विजेता कैसे बनते हैं, सुनिएगा कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, और सुल्तान बन जाए दिल में वो फकीर जिंदा रख,
और हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की अंतिम कोशिश जिंदा रख। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और लोगों की ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस परिचर्चा का शुरू करेंगे। संजय सिंह, बहुत ही जाने माने पत्रकार, बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, लोग कह रहे हैं कि पत्रकार लोग भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार जब नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे, सरकार बनाएंगे, तो इस बार बीजेपी का कंट्रोल उनकी सरकार में पहले से ज़्यादा होगा। ऐसा है या नीतीश कुमार अपने कंट्रोल को कायम रखेंगे? देखिए, बीजेपी का कंट्रोल मेरे समझ से जो मैं देख रहा हूं, पिछले 2 साल से ही बीजेपी के ही कंट्रोल में चल रहा है। माने काफी कंट्रोल हो गया था पहले की अपेक्षा जी। उसके कारण बहुत सारे हैं, समझे कि नहीं जी। और मेरे ख्याल से बीजेपी, चूंकि अब तो सीट भी पहली बार बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीट लाई है बिहार में। जब से नीतीश कुमार के साथ अलायंस में आई, इतना सीट बीजेपी को कभी नहीं आया था। तो अब उस पोजीशन में भी है, लेकिन जब कम सीट पर भी नीतीश कुमार को लोग मुख्यमंत्री बनाए, तो अब तो बना रहे हैं तो स्वाभाविक है। और नीतीश कुमार सेंटर में भी उनका साथ दे रहे हैं, तो मिला जुला करके हमको लगता है कि सरकार बढ़िया से चलाएगा ये लोग। और जैसा कि आपने कहा, मुझे लगता है, मैं भी मानता हूं कि महिलाओं का इतना बड़ा इस बार योगदान हुआ इनके मैंडेट में, तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कुछ मिनिस्ट्री में कायदे से बढ़ना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। नहीं, मैंने राकेश त्रिपाठी जी से पैरवी की इस बात की, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पर उस बात को वो इग्नोर कर रहे थे। एक्चुअली वो इसलिए इग्नोर किए कि अब तो माने राकेश जी या हम लोग या हम लोग सोच सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं, करना तो उन लोगों का है। और यहाँ बिहार क्या है ना कि माने कास्ट कॉन्शियस स्टेट है पूरी तरह से, तो इनको हर जाति का रिप्रेजेंटेशन भी देना है। तो लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि कुछ ना कुछ लोग महिलाओं की संख्या बढ़ाएगा, भले एक बढ़ाए, 2 बढ़ाए। एक और सवाल है जो अपोजिशन के लिए है कि एक के बाद एक लगातार हार, ये तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर के लिए बहुत ही, वो एक डेंजरस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां उनकी स्वीकार्यता दिनों दिन घटती जा रही है। और जैसा कि मैं उपाध्याय जी से भी कह रहा था, लोलारक जी से भी, कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुझे वो सबसे अव्यवस्थित नेता के तौर पर दिखे। इसके बड़े मायने भी हो सकते हैं, अव्यवस्थित होने के व्याख्या दूसरे संदर्भों में भी हो सकती है, लेकिन क्या उनके नेतृत्व पर सवाल है? आरजेडी को अब कुछ दूसरे नेतृत्व या नेतृत्व को विभाजित करने की आवश्यकता है? वो तो मेरे ख्याल से लालू यादव के रहते रहते वो नहीं हो पाएगा। माने लालू यादव अपना लीगल माने सक्सेसर एक तरह से मानिए, पूरा लिगेसी में अपनी राजनीति को तेजस्वी को सौंप चुके हैं, और जनता भी यहाँ या लालू के जो समर्थक हैं उनको अपना नेता मान चुके हैं। तो उसमें तो हमको नहीं लगता है कि वो, हाँ, एक ही शर्त पर वो, हमको लगता है वो दिन आने वाला है। अभी आपको पता होगा 4 दिसंबर से दिल्ली में कोर्ट ने इन लोग का डे टू डे ट्रायल शुरू करने की बात हो गई है, जिसके खिलाफ ये लोग अपील में हाईकोर्ट गए थे, दिल्ली हाईकोर्ट में, उसको पिटीशन डिसमिस हो गया था। यानी इन पर जो मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव भी हैं, राबड़ी देवी भी हैं, क्या लालू यादव वाला करिश्मा तेजस्वी में नहीं है और वो एक फेल्ड लीडर है? अब हम तो तेजस्वी को यही मान रहे हैं कि लालू के सक्सेसर हैं, जैसे अखिलेश जी हैं मुलायम सिंह के सक्सेसर यूपी में, वैसे ही सक्सेसर हैं। लेकिन अदरवाइज तो हम कुछ देख नहीं रहे हैं ऐसा कुछ। जैसा बिहार में लोगों का मानसिकता है कि भाई 9वीं पास है, तो वो भी एक उनके बहुत खिलाफ, उनके खिलाफ अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर रहे और 2024 में उन्होंने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त देके आज उनके 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने अपनी वर्थ को साबित किया, लेगेसी को साबित किया कई चुनाव हारने के बाद। लेकिन तेजस्वी के पास एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पर वो दिखाएं कि उन्होंने लालू की विरासत को आगे बढ़ाया या कम से कम उस प्लेटफॉर्म तक ही कायम रखा हो। देखिए, अगर थोड़ा सा याद करें तो 2010 के चुनाव में ही आरजेडी जो है ना, वो 23 सीट पर आ गई थी पूरे बिहार में, समझे ना, 23 सीट पर आ गई थी। उसके बाद नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग होकर के उनके साथ गए, तो उन्होंने एक, मेरा मानना है कि जीवन दान दिया आरजेडी को। और 2015 का चुनाव आरजेडी के साथ अलायंस में लड़े वो लोग,
और जो कहा जाता है ना कि क्या मरते हुए के मुंह में अमृत डाल दिए, तो उसी से 2015 से ये लोग का उत्थान हुआ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, उनके दोनों बेटे मंत्री बने, समझे ना। और 2015 के बाद अभी आप ये मानते हैं कि उनके लिए राह बहुत मुश्किल होती जा रही है? बहुत मुश्किल। मैं तो मान रहा हूं कि उनका कन्विक्शन होगा, जो मैं केस को जान रहा हूं, क्योंकि मैं सीबीआई बीट भी बहुत दिन किया हूं, तो मैं जानता हूं कन्विक्शन हो जाएगा तो चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे। और वो समय 6 महीने के अंदर आ रहा है, क्योंकि डे टू डे ट्रायल चलना है उस केस में। ओके संजय जी, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। मैं डॉक्टर लोला रख उपाध्याय जी को थोड़ा आउट ऑफ टर्न इस डिबेट में शामिल कर रहा हूं, क्योंकि तेजस्वी यादव पे एक चर्चा हुई और उनको एक नाकाम नेता बताया गया। जी उपाध्याय जी, नाकाम नेता माननीय लालू प्रसाद जी। मैं तेजस्वी जी की बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि लालू प्रसाद जी देश के ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने रेलवे को बिहार के कोने कोने से जोड़ दिया। लालू जी की बात नहीं कर रहा, मैं तेजस्वी जी की बात कर रहा हूँ। तेजस्वी जी वो एक नाकाम नेता है। नहीं, गलत, एक अव्यवस्थित नेता ये है। मैं इसको, और लालू की विरासत को आगे ले जाने में वो बुरी तरह नाकाम रहे। नहीं, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तेजस्वी जी लालू जी की विरासत को आगे ले जाएंगे और मजबूती से ले जाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। कब? रही बात कितने मौके दें? देखिए, रही बात चुनाव की और चीज तो मैं बता दूं आपको, इबादत इश्क है। इबादत इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, पहले इसको भी देखिए ना। नहीं, जो संजय सिंह कह रहे थे वो तो नहीं होगा 6 महीने बाद। अब चाहे जो कहें वो अपने में। और दूसरी चीज, इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है। अच्छा। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही। सांप सूंघ गया है बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को आपके सुनकर। तो समय बताएगा। ऑल राइट, मैं राकेश त्रिपाठी को बुला ही लेता हूं। अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। राकेश जी, आप इस बात को बताइए कि भाई इन मुद्दों को उठाया संजय सिंह जी ने कि जितना आपको बहुमत मिला, जितना आपको लोगों की भागीदारी मिली, खासतौर पर महिलाओं की, और सभी जातिगत समीकरण टूटे, आप ये खुलकर इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन भी सरकार में उतना मिले? और तेजस्वी यादव कोई नाकाम नहीं है, आपको ललकारने के लिए तैयार बैठे हैं। उनसे पूछा त्रिपाठी जी से। नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। जो आपकी भावना है, जो संजय सिंह जी की भावना है, वो बिहार की भावना भी है, वो भाजपा की भावना भी है, और निश्चित तौर पर आपको वो होते हुए दिखाई भी पड़ेगा। लेकिन जो लोला रख जी कह रहे हैं या जो अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं, दोषारोपण अब भी कर रहे हैं, वो कभी निर्वाचन आयोग पर दोषारोपण कर रहे हैं, कभी भाजपा पर दोषारोपण कर रहे हैं। उनके लिए निदा फाजली ने लिखा है कि रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। अरे भाई, आपका दोष है, अपने दोष को स्वीकार नहीं कर रहे, अपने नेतृत्व की फेलियर को स्वीकार नहीं कर रहे, राहुल गांधी के फेलियर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो आकर के गढ़ही में कूदे और पार्टी को डुबा बैठे। जो तेजस्वी यादव को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने न केवल शिक्षा में फेल हुए बल्कि राजनीति में भी पूरी तरह से नाकाम हो गए, फेल हो गए। वो न क्रिकेट खेल पाए, न वो कभी राजनीति में सफलता अर्जित कर पाए, न जनता के साथ जुड़ पाए। स्वीकार क्यों नहीं करते हैं भाई? आखिरकार जवाबदेही तो तय करनी चाहिए ना। आप जवाबदेही नहीं तय करेंगे, आप लगातार पराजय पर पराजय पाते रहेंगे, नए नेतृत्व को विकसित नहीं होने देंगे, उत्तराधिकार के आधार पर उसको चलाते रहेंगे। और कैसी मार मची हुई है आप देखिए ना परिवार के भीतर। और यही हालात तो उत्तर प्रदेश में भी थे, समाजवादी पार्टी के भीतर। ऐसे ही मार जब परिवार के आधार पर ऐसे बढ़ते हैं ना आगे, तो मुगल सल्तनत में भी हमने ऐसे ही दृश्य देखे हैं। और आज समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, परिवार के भीतर वैसा ही आपकी सल्तनत के भीतर उत्तर प्रदेश में अपना हक मांगने के लिए जनता दल यूनाइटेड आगे आगे आए। इनको हक कब मिलेगा उत्तर प्रदेश में? हमारे भाई बैठे हैं अजय सिंह, इन्होंने हक मांगा है डिबेट में, इनको इनका हक दीजिए, बराबर दीजिए। बोलो हाँ मिले। बिल्कुल ऐसा नहीं, रुक जाओ, हक है, बोल लेने दो। अखिलेश जी से हक छीन लेंगे, उनको बोल लेने दो, त्रिपाठी जी बोलेंगे। स्थिति रहेगी, निश्चित तौर पर मिलेगा। हमने भाजपा को दिया है, वो उत्तर प्रदेश में अपने साथ हम निषाद पार्टी को लेकर चल रहे हैं, अपना दल को लेकर के चल रहे हैं, आरएलडी को लेकर के चल रहे हैं। एक बड़ा विशाल अलायंस भारतीय जनता पार्टी का एनडीए के रूप में है, और जेडीयू भी उसमें एक ताकत के रूप में आएगी, तो निश्चित तौर पर उसकी भी भूमिका होगी। शुक्रिया त्रिपाठी जी। मैं अजय उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उपाध्याय जी, क्या तेजस्वी यादव की नाकामी इस गठबंधन की हार का कारण है,
या राहुल गांधी की नाकामी का हार का कारण है, या फिर आप सब लोग इसके लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं? देखिए, कई चर्चाएं हुई। अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने भी कहा, राकेश त्रिपाठी जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने कई बातें रखी है। सच्चाई है कि यही पार्टी है 2010 में अकेला नीतीश कुमार पीक पे थे 115, और भाजपा को भी 91 सीट दिलाए थे। उतनी सीट तो अभी इस बार चुनाव में नहीं आई है इन दोनों को, जबकि 2010 में सिर्फ ये 2 ही लोग लड़े थे, बाकी कोई पार्टी इनके साथ एलजेपी रामविलास पासवान जी थे नहीं थे। आप उस समय मात्र 22 आरजेडी को आया था। 15 की बात जरूर एक उदाहरण के तौर पे दिया जा रहा है कि 15 में जो है तेजस्वी जी उनके कारण पास हो गए, तो भाई 20 में तो अकेले लड़े तेजस्वी जी। 20 में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी रही, हमारा अलायंस रहा। ठीक है, हम 12,000 वोट के ऊपर नीचे हुआ, और जिसके कारण हम सत्ता से बाहर हो गए। ये भी सच है कि ओवरऑल जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमने जनता के बीच जाने का काम किया। अब आप पूरे पॉलिटिक्स का जो प्ले ग्राउंड है उसी को यदि चेंज कर देंगे, रूल्स को चेंज कर देंगे, इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं रहने देंगे, लगातार जो है सरकार, केंद्र सरकार जो है एन केन प्रकारेन जो है चाहेगी कि उस पर पकड़ के और चीजों को बदल दिया जाए। चुनाव आयोग फेयर नहीं अगर रहेगा। सत्ता के लिए मैदान बदला गया या राजनीति का मैदान बदला गया, फंड को आप लुटाएंगे अपने पक्ष तो में, क्या कारण है कि आपके फिर भी हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीट जीत जाती है? उपाध्याय जनता जी, के आवाज एक को सवाल आगे लगाने का काम। ओवैसी की पार्टी 5 सीट जीत जाती, उन्होंने तो कोई कंप्लेन नहीं की, ना SIR की, ना मैदान के नियम बदलने की। वो 5 जीत जाते हैं और आपको 6 जीतने में लाले पड़ गए सर। अरे सुनिए ना भाई साहब, वो ओवैसी जी की पार्टी जहां जहां जीती है उसका आकलन मैं कहता हूं त्रिपाठी जी कर ले। वहां भाजपा के लोगों ने ओवैसी जी के लोगों को वोट दिया है। ओवैसी जी को लाया ही इसीलिए था कि भाई वहां मुस्लिम वोट कुछ ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। कोई कट्टर भाजपाई कभी पतंग में वोट नहीं डालेगा सर। न सच आपको बता रहे हैं। वहां उस एरिया में जहां सीमांचल का एरिया है, ये गेम प्लान था कि वोटों का बंटवारा कैसे किया जाए, और वोटों के बंटवारे में वो लोग आए हैं। वो ऐसा नहीं है। थैंक यू सर, थोड़ा सा वक्त कम है, मैं अजय सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। हमें भी हो सकती है। ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने पतंग में वोट डलवा दी हो ऐसी की तरफ, ऐसा है? ये किया आपने? देखिए मिश्रा जी, मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ और बहुत ही खुशी के साथ, दावे के साथ ये कहने जा रहा हूं कि बिहार में किसी तरीके की कोई लड़ाई ही नहीं थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये लोग EVM का रोना छोड़ दिए, केवल SIR के लिए रो रहे हैं। पहले ही ये लोग चुनाव बहिष्कार की बात करते थे, चुनाव आयोग पे आरोप लगाते थे। अगर न लड़ते तो चुनाव लड़ने जब ये जाते थे तो ये लोग, कांग्रेस वाले तो बिहार में टूरिस्टर बन गए हैं। वहां टूरिस्टर बन गए। कौन टूरिस्ट बन गए? कांग्रेस के लोग। वो बिहार की जनता जानती है कि कांग्रेस होटल में चेक इन चेकआउट, वो लोग टूरिस्ट हैं बस, वो कांग्रेस बिहार के लिए। तो बिहार की जनता स्पष्ट समझ गई थी कि बिहार में किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, जीतने के बाद आदमी किस तरह की बोलता है भाषा, अजय सिंह उसके उदाहरण है। अभी कह रहे कांग्रेस अरे इतना भी सर पता है 8.5% वोट लाई है सर, 8.5% वोट। उत्तर आप बता रहे हो टूरिस्ट है बिहार की जनता। हाँ, और ये बता रहे टूरिस्ट है रूम चेक इन चेकआउट करते हैं। चूंकि नेतृत्व की बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस नेतृत्व की बात हो रही है, कांग्रेस का हो चाहे और जो सहयोगी दल है, सबका मिश्रा जी प्रतिशत बढ़ा। घबरा नहीं बोल रहे थे, उनकी बारी है, आपके बीच में नहीं बोले थे। जी, ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग ऐसे। अरे जो लोग बात कहो आप, जो लोग पशुओं का चारा खाएंगे उनसे कैसा बर्ताव का आप आशा रखोगे? तो मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ। बिहार की जनता इस बात को जानती है, स्पष्ट जानती है सर। कितनी बार बैठ के खाए हो? बिहार की जनता किसी मना मत करो, खाई नहीं, सड़क पे आंदोलन कर रही है। उपाध्याय जी आप तो गजब बोलने नहीं दे रहे हो। तरफ भ्रष्टाचार 2G 3G की जनता सड़क पे मिश्रा जी, एक तरफ समय में 2G 3G जीजाजी घोटाले वाले लोग थे, चारा चोर के लोग थे, चारा चोर वाले थे, चारा चोर। माइक ऊंचा करो। चावल नहीं, चारा चोर कहा इन्होंने कैसे? जनता ने सुशासन को व्यक्ति ने, सुनिए, जिस व्यक्ति ने सुशासन को चुना। आप सुन लिए, बस आप 20 सेकंड में बोल लो। आप बहुत दिन के बाद आए उपाध्याय जी, आप बताओ क्या कह रहे हो आप? किस पर? चारा चोर की क्या बात कर रहे थे? चारा चोर जो कहा जा रहा है, जगन्नाथ मिश्रा ने किया था। लालू प्रसाद ने तो कमेटी बनाई थी, और लालू प्रसाद को जानबूझ करके। अच्छा, अब मैं डिबेट का समापन करूं,
कोई शेर है राकेश त्रिपाठी को सुना के उनको चुप करा दो। बोलो कोई शेर है क्या? राकेश त्रिपाठी के लिए कुछ है आपके नहीं, पास? राकेश त्रिपाठी जी अपने कोई शेर है? हाँ, आज सुना के उनकी बोलती अरे बंद वो कर तो दो। सीधे है। बोलो आज। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये आना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, इतिहास पुराना बदलेगा। लालू जी का पर्चा हटा, लालू Thank जी का you, चेहरा धन्यवाद। हटा दिया जाएगा। आवाज नहीं निकली। देखिए फिर आप कह रहे हैं राकेश लालू जी त्रिपाठी पर। की आवाज नहीं लालू निकली। प्रसाद जी चारा कभी नहीं, जब नाथ चारे की मनुज कोई थैंक बात यू, नहीं धन्यवाद है। धन्यवाद, बहुत नहीं, शुक्रिया नहीं, सर, नहीं, धन्यवाद। नहीं, डिबेट ओवर सर, देखिए, डिबेट ओवर चारे सर, पर धन्यवाद चर्चा ना हो, धन्यवाद चारे पर चर्चा बहनों ना भाई हो, जंगल राज सर, पर धन्यवाद चर्चा ना हो, सर, धन्यवाद, वर्तमान बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों, आपका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।